नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। मैं हूं मुकुल सरल और आज मेरे साथ हैं हमारे दो साथी अदिति और रवि। आज हम जिन तीन अहम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं उनमें पहला मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से रैली तक मोदी ही मोदी, सेना के नाम पर राजनीति क्यों। और मुद्दा नंबर 2, विदेश नीति पर उठ रहे सवालों के बीच सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश दौरे पर भेजना कितना कारगर। और मुद्दा नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि ईडी पार कर रही है अपनी सारी हदें, संघीय ढांचे का कर रही है उल्लंघन, क्या सरकार लेगी सबक। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला मुद्दा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्टर से लेकर रैली तक मोदी ही मोदी छाए हुए हैं। मोदी अब कह रहे हैं कि उनकी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। यानी एक तरह की राजनीति जो वो विपक्ष को बता रहे थे कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी है, जो बीजेपी कह रही थी, जो सरकार कह रही थी, जो मीडिया कह रहा था, लेकिन सरकार और बीजेपी खुद इस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। बिहार से लेकर बीकानेर तक राजनीति दिखाई दे रही है। इसका क्या है पंच, बताएंगे अदिति। हाँ मुकुल जी, जैसा कि आपने बोला, ये भाजपा के दोहरे बोल साफ नजर आ रहे हैं, खासकर चुनावों के चलते और मेजोरिटी 2024 में खोने के चलते। राजनीति में विपक्ष को मना करके खुद राजनीति में भिगो भिगो कर ऑपरेशन सिंदूर का जो है उसे भुना रहे हैं मोदी जी, और ये बहुत ही निंदनीय है। आपका पंच मुकुल जी। मेरा मानना यही है कि पुलवामा से लेकर पहलगांव तक, बिहार से लेकर बीकानेर तक हम जिस तरह की राजनीति देख रहे हैं वो बहुत ही हमें एक आहत करती है, क्योंकि विपक्ष को और पूरे देशवासियों को कहा गया इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए, लेकिन सेना के नाम पर बीजेपी खुद राजनीति कर रही है। और पहले हादसों और हमलों के बाद इस्तीफे होते थे, अब वोट मांगे जाते हैं। ये बहुत नई राजनीति है और ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस बारे में। रवि, इस पर क्या है आपका पंच। मुकुल जी, मेरा पंच ये है कि सेना के नाम पे सिर्फ राजनीति ही नहीं हो रही है, बल्कि इन सारी चीज़, ये सारी जो भी गतिविधियां हैं, इससे सेना का एक तरह से राजनीतिकरण भी हो रहा है। और इसको लेकर सुरक्षा जो सलाहकार हैं या सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चिंता जताई है। तो जैसे रवि कह रहे हैं कि सेना के नाम पर राजनीति नहीं, सेना का ही राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसके क्या मायने समझे जाएं। देखिए, जहां तक सेना का सवाल है, मेरी मतलब जितनी एक ले पर्सन की सोच है उसमें यह है, जहां तक सेना का सवाल है, उन्होंने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सफल एक ऑपरेशन किया है, जिसमें कुछ हद तक सबक सिखाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कुछ खबरों में कि पिछली बार जब कारगिल हुआ था, तब भी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी जो भी उस टाइम जनरल मलिक थे शायद, उन्होंने ये बोला था कि कारगिल को लेके जो है राजनीति ना की जाए। इसे सेना एक अलग, सेना किसी पार्टी की नहीं है, सेना जो है वो देश की है और वो देश के बचाव के लिए आगे लड़ रही है। अब आप रेल टिकट में तो कर ही रहे हैं राजनीति, अपनी तस्वीर छाप रहे हैं। अब आप एयरफोर्स कमांडो के यूनिफॉर्म पे जो है होर्डिंग्स लग रही हैं, वो कर रही हैं। फिर आप जाके मेरे रगों में सिंदूर, गरम सिंदूर बह रहा है। ये जो है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है राजनीति में, और इस पे किसी तरह से सेना को भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। सिंदूर मतलब ये एक, जैसे लगता है, मुझे लगता है मोदी जी का जो भी स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत ही फिल्में ज्यादा वो देखते हैं, फिल्मी डायलॉग लगते हैं कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। और इससे पहले भी उन्होंने, चाहे वो नोटबंदी थी कि 50 दिन में अगर ना हो तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, फिर वो हर चीज का, जितना भी आपदा में अफसर जो एक उन्होंने नारा दिया था, वो उसे चरितार्थ करते हैं। चाहे वो कोविड का मामला है, तब भी आपने देखा होगा बस स्टॉप से लेकर पेट्रोल पंप तक और हर जगह उनके कोविड वैक्सीन को लेकर थैंक यू मोदी जी चला था मुहिम। पुलवामा के बाद भी उन्होंने वोट मांगे, राजस्थान में जाकर वोट मांगे कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर वोट कर सकता है क्या। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे नसों में सिंदूर बहता है और सिंदूर बारूद बन गया। इस तरह से फिल्मी डायलॉग हैं, जबकि इस तरह की राजनीति, इस तरह की कूटनीति, विदेश नीति, ये सब डायलॉग से नहीं चलती है, चुपचाप होती है चीजें। आपने जैसे रवि कहा कि इस पे जो चिंता जताई जा रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो किस तरह की चिंताएं सामने आ रही हैं? देखिए मुकुल जी, अगर हम इसको हम कहें कि सुरक्षा जो विशेषज्ञ हैं उनके नज़रिए से देखें या उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करें, तो
सेना कोई जो है मशीन नहीं है, वो सेना में जो लोग हैं वो भी इंसान हैं, और इन तमाम गतिविधियों का असर जो है उनके उनके मानसिकता पे भी पड़ता है। वो बार बार आगाह कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जिस तरीके से सेना के नाम पे बयान दिए जा रहे हैं, या जिस तरीके से सेना को बार बार घसीटा जा रहा है, और उसका असर जो है कहीं ना कहीं उन सैन्य कर्मियों पे भी पड़ता है। और हमने मतलब पूरी दुनिया में इस तरीके के कई एग्जाम्पल्स हैं जो साफ बताते हैं कि पर्टिकुलरली अगर हम अपनी आर्मी की बात करें तो हमारी आर्मी जो है वो बहुत प्रोफेशनल आर्मी रही, जिसका काम ट्रेनिंग का रहा है, चाहे वो डिजास्टर में हो या फिर सुरक्षा की बात हो। और उसके बाद में वो अपने जो है बैरक्स में, अपने जो कैंटोनमेंट्स हैं उसमें महदूद होती है। वो कभी भी जो है राजनीति में या उस तरीके से जो है इन्वॉल्व नहीं हुई, और जहाँ पे वो इन्वॉल्व हुई उसके नतीजे खतरनाक रहे हैं। तो और अगर आप वैसे भी अगर ट्रेंड देखें तो मतलब टीवी पे आप देखिए कि हो क्या रहा था। कोट एंड कोट जो भी मेजर हैं या जिनको भी बुलाकर या फिर जिन्होंने कुछ भद्दी बातें कहीं, उसके बाद में क्या हुआ, जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ ईरान के साथ, वो क्या था। तो ऐसे में हमें मतलब ऐसे आपका कहना ये है कि इस तरह के बड़बोले बोल जो होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, उससे सेना पर भी एक प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक भी, और उनकी काम करने के तरीके पर भी उन पे एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है, और देश पर भी दबाव पड़ता है। आप इस तरह से जब चीजें इतना ऊपर ले जाते हैं, फिर आपको चीजें संभालनी मुश्किल हो जाती है कि अगर कोई ऐसा कोई वारदात दोबारा हो तो फिर आपको उससे बड़ा हमला करके दिखाना होगा, और एक तरह से युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये एक चिंता की बात होती है। तीसरा कि जिस तरह से आपने टीवी की बात की, उस पर जो रिटायर्ड जनरल, मेजर, ये सब आते हैं, कुछ अतिरिक्त बोल जाते हैं, कुछ बड़े बोल जाते हैं, उससे विदेशों से भी संबंध हमारे खराब होने की बात रहती है। लेकिन अदिति, जैसे मैं कहूँ कि पूरा 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को ये हमला हुआ पहलगाम में, और हम 23 मई को बात कर रहे हैं। 1 महीना पूरा बीत चुका है, लेकिन वो आतंकवादी, वो दोषी नहीं पकड़े गए जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। ये सवाल अभी तक बना हुआ है, विदेश में ही पूछा जा रहा है। जयशंकर जी जवाब दे रहे हैं कि हमने उनकी पहचान कर ली, शिनाख्त कर ली, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने एक बदला ले लिया, लेकिन जो असली दोषी थे वो नहीं पकड़े गए, उन्हें कटघरे में नहीं लाया गया, वो पूरा पर्दाफाश नहीं हुआ कि वो कैसे, क्या चूक हुई, कैसे घुसाए असले लेकर। जब तक ये सब नहीं होगा तो क्या आप समझते हैं कि भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की? मुकुल जी, ये मतलब मुझे लगता है कि यही सब सवाल छुपाने के लिए ये सब डायलॉग, जिसे आप कह रहे हैं ना डायलॉग बाजी, ये सब ये इसीलिए की जा रही है, और इसीलिए संसद का सत्र शायद नहीं बुलाया जा रहा है, इसीलिए शायद मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं गए हैं, क्योंकि इन सवालों को छुप के जवाब दे ही अभी तक छोड़िए। जिन लोगों ने आके मारा था, चलो जयशंकर जी ने बोला उनकी पहचान हो गई, अब वो कब पकड़े जाएंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ भी जो चूक हुई है उसमें कोई जवाबदेही है? कुछ लोगों का उसमें आपने किसी को नोट डाउन किया है कि किसी ने कुछ हेड्स रोल हुए हैं कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये जब डायलॉग बाजी जो है ना, वो इन्हीं सवालों को जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वही जैसे कहा भी जाता था, हमेशा कहा गया, एक पूरा एक सच्ची मतलब इसमें जो एक और जो चीज है जो समझने वाली है कि आप याद कीजिए कि जब पहली बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी इस पूरे हमले के बाद में, किरण रिजिजू का एक बयान है जो टीवी पे कुछ देर के लिए तो चला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हमसे सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उसके बाद में जो है वो हटाया गया। तो ये इसी शायद यही कारण है कि बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष पूछना भी चाहता है, और अब एक इसमें सबसे जो विपक्ष के अलावा देश भी पूछना चाहता है, जिन लोगों ने की जाने गवाई है, सबसे ज्यादा वही पूछना जा रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम सब मानते हैं कि सेना की जीत हुई है, सेना ने एक अचीव किया है, और उसकी क्रेडिट प्रधानमंत्री को मिलता है, हमेशा मिला है। चाहे वो कोई बांग्लादेश की लड़ाई इंदिरा गांधी भी लड़ने नहीं गई थी, सेना ही लड़ रही थी, उन्हें हम अब तक याद करते हैं, तमाम लोग याद करते हैं कि इंदिरा गांधी ने किया। तो सफलता का भी श्रेय प्रधानमंत्री को मिलता है, सरकार को मिलता है उस समय की, और विफलता की जिम्मेदारी भी उसे लेनी होती है, जवाबदेही उसकी होती है। लेकिन यहाँ केवल सफलता का श्रेय लें और मैं, मतलब
मोदी 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 अपने आप इतना नाम लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सवाल पूछा जाए, पहले एक सवाल पूछा जाता था कि कौन सा एक ऐसा नाम है जो आपके बहुत करीब है लेकिन आप सबसे कम लेते हैं, वो होता था कि मेरा अपना नाम। मैं अपना नाम अपने आप बहुत कम लेता हूं, दूसरे लोग मुझे पुकारते हैं। लेकिन यहाँ मोदी जी ने वो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो अपने नाम, मुंह से अपना नाम, मोदी की नसों में सिंदूर बह रहा है, मोदी का माँ भारती का मोदी सामने खड़ा है, इस तरह की डायलॉग उधर, ये सब चीज विश्व के लेवल पर या देश के लेवल पर बहुत स्वीकार्य नहीं होती है। कुछ देर के लिए मनोरंजन हो सकता है क्योंकि वहां भी ये डायलॉगबाजी चल रही है। अभी मैं पढ़ रहा था, आज वो पता नहीं कितना सच क्या आया कि वो जनरल मुनीर ने कहा, जो फील्ड मार्शल बना दिए गए, कि आप पानी रोकोगे तो हम नहीं, ये उनके DGISPR के अच्छा, जो वो कि पानी रोकोगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। ये सब डायलॉगबाजी है, मतलब बिल्कुल वाहियात किस्म की है। इन सब पे हंसेंगे लोग कि पानी रोकोगे, एक वो कह रहे हैं कि सिंदूर बारूद बन जाता है। ये सब चीजें, इसकी बजाय अगर आप काम करें जैसे काम किया सेना ने, बिल्कुल अपने समय, अपना तय समय, निर्धारित टारगेट लेके काम किया और अगले दिन ये बताया कि ये हो गया, इसे माना जाता है। इससे पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मैं ये कहता हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इससे नहीं काम होता। इसमें मैं बस एक बात जोड़ना चाहूंगी मुकुल जी की श्रेय जो है उस टाइम जो राजनीतिक नेता होते हैं उनको मिलता है, लेकिन वो श्रेय जो है ना वो इतिहास देता है, आप खुद अपने आप को नहीं देते। इतिहास देगा आपको श्रेय अगर आपने वाकई काबिले तारीफ काम किया हो। तो वो इतिहास, जहां अब यही दूसरा मुद्दा है कि अब हम यही अपना पक्ष साबित करने के लिए, सही बताने के लिए विदेशों के दौरे पर अपने संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे हैं। जो डेलीगेशन है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, अब ये विदेशों के दौरे पर जा रहा है और जाकर हर देश में, करीब 33 देश हैं, शायद 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं जो जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त नीति के बारे में बताएंगे, पूरे विश्व को विश्वास में लिया जाएगा। लेकिन यही सवाल उठता है कि ये अब क्यों, एक इतनी, मतलब हम क्या सब दुनिया में अकेले खड़े हैं, क्या एक बात है, ये सवाल उठ रहे हैं और सब पूछ रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो हमारा दूसरा सवाल यही था कि विदेश नीति पर जब सवाल उठ रहे हैं उस दौरान ये हमारा प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा है विदेश, वो कितना कारगर होगा। तो इस पर क्या है पंच, बताएंगे रवि। मुगल जी, मेरा मानना है कि ये बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सरकार को ये जो कदम था ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक से पहले लेना चाहिए था, ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है ग्लोबल कम्युनिटी में हम बना पाते। अदिति, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल जी, मेरा एक मानना है कि परसेप्शन वॉर में क्योंकि भारत थोड़ा पीछे नजर आई है, ये कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, सरकार को डिस्ट्रैक्शन में और ऑपोजिशन को उलझाए रखने में ये जरूर कामयाब हो रहा है। आपका पंच मुकुल जी? मेरा कहना यही है कि आप दुनिया को समझाने के लिए तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन देश और ऑल पार्टी को समझाने के लिए अपने देश के भीतर ना सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं, ना संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, केवल रैली या इस तरह की बयानबाजी होती है। तो मुझे लगता है कवायद नाकाफी है। अगर हम इसके विस्तार में जाएं तो जैसे आपने कहा कि एक सराहनीय कदम है, लेकिन ये थोड़ा पहले होता। तो थोड़ा पहले क्या, पहलगांव के बाद हम एक विश्व को अपने साथ लेते इस तरह की चीजें लाके, या उससे ही पहले जो अटैक हुए, चाहे वो पुलवामा का हुआ या उससे ही पहले, आप कब देख रहे हैं, पहले कब? मुकुल जी, अगर हम पुलवामा वाले अटैक की बात करें तो उसके बाद में एक हमारी तरफ से जो था ग्लोबल आउटरीच था और हम अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स और उनको जो है समझा पाए थे कि ये अटैक किस तरीके से प्लान किया गया और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। और अभी भी जो टेरर कैंप्स हैं वो पाकिस्तान के इन हिस्सों में चल रहे हैं और इन पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब इस बार जो हमने किया है, हमने ये पूरा जो स्ट्राइक किया वो किसी को, हम जिसे कहें कि मतलब हम कहें कि पहले हमने किसी को बताया नहीं उस तरीके से, अब जब हम बता रहे हैं तो ये हमारे डिप्लोमेट्स के लिए भी और इस डेलीगेशन में जो लोग गए हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो वो मतलब आपका कहना ये है कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हम किसी को नहीं बता सकते थे, तो साफ है, लेकिन जो पाकिस्तान को हमें बेनकाब करना था या उसकी घेराबंदी जो करनी थी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक तौर पर, वो हमें पहले से शुरू कर देनी चाहिए। हम जिसे ये कहें लेकिन अदिति, मैं ये कहूँ कि मोदी जी शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 11 साल के
शासनकाल में इतने ज्यादा विदेश दौरे किए हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीब 68 देशों के 86 दौरे उन्होंने इन 11 सालों में किए हैं। कई बार तो अमेरिका गए, लेकिन फिर भी उस तरह का रेस्पॉन्स, उस तरह का समर्थन हमें पूरे विश्व से नहीं मिला। जो मिला भी उसमें यही हुआ कि पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पर लगभग रखा गया और कहा गया कि संयम दिखाएं, बातचीत करें, शांत। किसी ने आतंकवाद को लेकर या उस तरह से लेकर पाकिस्तान की निंदा नहीं की या उस पर एक चेतावनी जारी नहीं की, ना उसके इस तरह के जो आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया उस पर कोई बहुत सराहनीय हमारा साथ देने की बात की। इक्का दुक्का देश साथ आए। तो क्या ये हमारी विदेश नीति, क्या हमारी डिप्लोमेसी, इसका कोई फेलियर है और अब ये जो सब कवायद है उसका कोई परिणाम निकलेगा? मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, मुझे समझ नहीं आता कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी कितना ब्रीफ किया गया था, या वो लोग भी, उनको भी कब बोला गया था कि कब वो मूव करें या नहीं करें। जैसे रवि ने पॉइंट किया है कि पुलवामा के टाइम में पहले ही मूव कर चुके थे। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में पहले जो जितने मैं डिस्कशन सुन चुकी हूँ उसमें ये है कि पहले हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब रहे थे, टेरर के हिस्से में, टेरर के मामले में। अभी ये जो टेररिज्म के बारे में जो पूरा चक्कर है, शुरू में तो हमने ये बना के रखा कि टेररिज्म का है उसमें, लेकिन हम लोग अब किसी तरह अपनी बात कह नहीं पाए हैं, जिस वजह से आधे क्यों भेजना पड़ा ऑल पार्टी डेलीगेशन अब, क्योंकि आधे देशों को पता ही नहीं है, हमारे साथ है ही नहीं खड़े हुए, और प्रधानमंत्री क्योंकि खुद बोलते नहीं है तो इसीलिए वो भी पता नहीं चलता है। इसमें एक चीज जो हमें समझने वाली चीज, हमें जो समझना चाहिए मुगल जी, कि पाकिस्तान के बारे में सिर्फ हिंदुस्तान के ही जो है कंप्लेंट्स नहीं है कि ये आतंकवाद को हार्बर कर रहा है। अफगानिस्तान की भी अपने ऐसी कंप्लेंट्स हैं और ईरान की भी ऐसी कंप्लेंट्स हैं। लेकिन जब हमारे साथ देने की बारी आई तो ये देखिए कि ईरान की तरफ से हमें मतलब प्रॉम्प्ट जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो आया नहीं, जबकि आतंक के भुक्तभोगी वो लोग भी हैं। तो ये हमें जो है ये समझने की जरूरत है कि हमारे, वही है जो आप कह रहे थे कि पहलगांव के बाद अगर या पुलवामा के बाद इस तरह की चीजें शुरू होती, मतलब अब हमें जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो हमारी नजर में तो ये है कि हमने आतंकी ठिकानों पर वो किया, लेकिन उस तरह का संदेश पूरे विश्व में नहीं गया। उन्हें लगा कि शायद एक जो राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, वहां जाकर हमला हुआ है, जो पाकिस्तान के भीतर इस बार पहली बार जाकर हमला हुआ उस तरह से। दूसरा तो उसे समझाने में शायद अब हमें कवायद करनी पड़ रही है कि हमने किसी राष्ट्र पर या किसी सेना पर हमला नहीं किया, बल्कि हमने आतंकी ठिकानों पर किया था। और लेकिन यही शायद मुश्किल एक बात, मुश्किल मुझे नहीं, दूसरा ये है कि ट्रंप ने जो मुश्किल खड़ी कर दी और मोदी जी जो बिल्कुल नतमस्तक है उनके सामने, कल भी बोले, समझ ही नहीं आ रहा। कल 8वीं बार, कल जो सिरिल रामाफोसा के साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें भी बोले। और भारत की तरफ से मैं जिसे कहूँ आधिकारिक बयान देना एक अलग बात है कि आपने MENA का आधिकारिक बयान जारी कर दिया और हमने कुछ छाप दिया, लेकिन आपके नेता मुखर होकर, जो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब आप रुकिए, ये हम दोनों के बीच का आपसी मसला है और हम इसे सुलझा लेंगे। जयशंकर जी ने कल बोला है कि ट्रंप का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, ये हमारा आपसी है। लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं बोली गई जब वो कल फिर वो उन्होंने एक बार बोल दिया। अब वहाँ डेलीगेशन क्या हुआ, रैली कर रहे हैं देखिए जी, तो उन्हें बोल देना चाहिए इसमें भी कि भाई इसमें किसी और देश का रोल नहीं है और ट्रंप बाबू का तो बिल्कुल नहीं है। ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने पहले एड्रेस टू द नेशन में। तो ये एक थोड़ा सा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि पूरा जो मामला अब चाहे विदेश को समझाना है, चाहे देश को समझाना है, देश को भी समझाना है कि ऑपरेशन सिंदूर जब आगे बढ़ रहा था तो अचानक सीज फायर क्यों किया गया जबकि उधर से हमले हो रहे थे। तो ये सारी चीजें बतानी है कि क्या चीजें हैं, और अब धीमे धीमे सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने कई तरह के सवाल उठाए, इसलिए कहा जा रहा है कि आप कम से कम एक संसद का सत्र बुलाइए और उसका सामना कीजिए संसद का और उसमें जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि वो एक आधिकारिक बयान होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या किया, हमने क्यों किया। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं और वो वही एक मामला जो पहलगांव के दोषी हैं इसलिए वो कब पकड़े जाएंगे, उन्हें न्याय के कटघरे में कब लाया जाएगा। मुझे लगता है कि इंसाफ तब होगा, क्योंकि अभी तो ये सब चीजें जो हुई हैं उसमें ना पाकिस्तान अपने को हारा हुआ मान रहा है ना कोई और नहीं, और हराना मकसद भी नहीं था हमारा। पर यह कि आतंकवाद पे क्या वाकई चोट पड़ी है, क्या पाकिस्तान सबक सीख पाएगा और आगे से ऐसी वारदातें नहीं होंगी, ये सब चीजें देखने वाली चीज है। क्योंकि बालाकोट के बाद भी हमने ये समझा था कि अब हमने
काफी कुछ आतंकवाद को जवाब दे दिया। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि ईडी अपनी हदें पार कर रही है, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। तो इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। मुकुल जी, मेरा पंच ये है कि ये बहुत बहुत एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और बहुत ही एक जरूरी मतलब अहम मौके पे आया है, क्योंकि तमिलनाडु और बाकी जगहों में चुनाव चलने वाले हैं। और जिस तरह से इस सरकार ने ईडी को एक राजनीतिक हथियार की तरह विपक्ष और विपक्षी नेताओं पे इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर ये एक सुप्रीम कोर्ट की फटकार बहुत ही, जिसे कहते हैं, वेल टाइम्ड है। क्या है आपका पंच मुकुल जी? मेरा मानना भी यही है कि चाहे वो ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, इन सब को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और अब बहुत ज्यादा उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ईडी अपनी हदें पार कर रहा। हदें पार करना, संघीय ढांचे का उल्लंघन करना, ये बहुत ही गंभीर बात है और इससे जो नेशनल एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां खासतौर से, इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, जो कि किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। रवि, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा ये मानना है कि ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तमाम ऐसे केसेस में, वो काफ़ी ख़राब रहा है। अगर हम देखें तो तकरीबन 190 से ज़्यादा केस जो है ईडी ने हैंडल किए, जिसमें सिर्फ वो 2 में सज़ा दिला पाई है। तो ये ज़रूर इस पे जो है कई तरीके के सवाल हैं कि आखिर ये जो पूरी रेड्स हैं, इनका मकसद क्या है। तो अदिति, जैसे रवि ने भी कहा कि रेड्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है ईडी का। तो ये वाकई में, ये भी जो मामला हो तमिलनाडु के संदर्भ में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, वहाँ का जो शराब घोटाला जिसे कहा जा रहा है, उसको लेकर जिस तरह से निगम को ही इन्होंने आरोपी बना दिया था, ईडी ने छापामारी की, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज रहा और ये टिप्पणी करना कि आप संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, सारी हदें पार कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पूरी विश्वसनीयता ही जब छिन भिन हो जाएगी, तो ईडी की कार्रवाई अगर सही भी होगी तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये स्थिति आ गई है अब। तो आप इसे किस तरह देख रही हैं? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जितना मेरी समझ में आ रहा है कि अभी तक इन्होंने राजनीतिक हथियार यूज किया ईडी को विपक्ष और विपक्षी नेताओं, विपक्षी सरकारों के खिलाफ, लेकिन ये पहली बार एक विपक्षी कॉरपोरेशन है, एक संस्थान है। और जहां, जैसा कि मैं केस के बारे में पढ़ रही थी कि तमिलनाडु सरकार खुद ही उसके ऊपर अपनी जांच कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने खुद ही 40 से ज्यादा एफआईआर किए हुए हैं, तब आप उछल के सीधा वहां पे वो कर रहे हैं। क्यों तमिलनाडु में? क्योंकि आपको डीएमके के कुछ नेताओं को ठिकाने लगाना है। अब यही देखिए कि दोहरी चाल, यही ईडी का मतलब, ये बहुत दुख की बात है कि ईडी एक मजाक बन के रह गया है। क्योंकि एक तरफ नेताओं को आप वॉशिंग मशीन में जैसे कहते हैं धो के अपनी तरफ बुला रहे हैं, या दूसरी तरफ आप जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, अब वो बिहार में चाहे वो लालू यादव के खिलाफ हो, पहले हेमंत सोरेन को किया था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी के नेफ्यू के पीछे भी लगे हुए हैं। तो इस तरह के, ये मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा एक्सपोज हो रहे हैं और ईडी को भी मुझे लगता है कि ठीक है, अपना एक इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी थोड़ी रखनी चाहिए, मुझे लगता है। तो क्या ये सरकार और ईडी कोई सबक सीखेगी इससे? मुकुल जी, देखिए इसमें ना हमें थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है कि ये अगर लेजिस्लेटिवली आप देखते हैं तो इसमें हुआ क्या। एक केस जो है, जो आपको याद होगा, तो पीएमएलए को लेके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और कई लोगों ने कहा था कि पीएमएलए के जो पूरे प्रोविजंस हैं वो बहुत एट्रोशियस हैं और आप जो है इसको हटाइए। लेकिन फिर भी तमाम आर्गुमेंट्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है पीएमएलए के जो पावर्स हैं उसको लेकर ईडी को वो कहा था कि आप इसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके के फैसले जब सुप्रीम कोर्ट से आते हैं तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ईडी के अपने ऊपर एक जो है ब्लॉट है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो आपके ऊपर इस तरीके का सवाल उठा रही है। और मुकुल जी, ये भी समझने वाली ज़रूरत है कि कोर्ट ने इसमें जांच पर रोक लगाई है जी। आप ये समझ रहे हैं कि किसी एजेंसी को जांच करने से रोक दिया जाए, मतलब उसके बारे में किस तरीके की धारणा, किस तरीके की विश्वसनीयता जो है भारत के सबसे बड़ी कोर्ट में बन रही है कि आप किसी को जांच से रोक दें। यूजुअली ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि कोई कोर्ट जो है आपको कहे कि आप जांच ही मत कीजिए।
तो ये मुझे लगता है कि ये तो तमिलनाडु के संदर्भ में हमने पहले भी देखा, क्योंकि उनकी भाई जांच चल रही है। तमिलनाडु में आपको बता दूं दोस्तों कि भाई डीएमके की सरकार है, जो विपक्ष, इंडिया गठबंधन का इंडिया हिस्सा है, स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। वहां जो राज्यपाल बिल दबाकर बैठ गए, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त आदेश दिया और राज्यपाल और राष्ट्रपति की एक समय सीमा और एक हद तय की, और वो बिल बिना राज्यपाल के दस्तखत के पास माने गए। इस बार ऐसी ये ईडी को लेकर हुआ है, ईडी को जांच से रोक दिया गया है। तो ये जो चीजें हो रही है, इसका एक नुकसान ये होगा कि क्यों अदिति, कि अगर आपको अपनी संस्थाओं पर, हमें अपनी पुलिस पर, अपनी सीबीआई पर, अपनी इनकम टैक्स पर, ईडी पर, इन पर विश्वास ही नहीं रहेगा, चुनाव आयोग पर भी नाम तरह के सवाल है, तो फिर जो संघीय ढांचे की बात तो अलग, पर देश की जनता में जो परसेप्शन बनेगा कि कोई भी निष्पक्ष नहीं है, ये क्योंकि सरकार से नहीं होता है। देश, जैसे आपने कहा, सेना देश की होती है, ऐसी ये संस्थाएं भी देश की संस्थाएं हैं, स्वायत्तता है इनमें थोड़ी, लेकिन ये सरकार का टूल बन जाती हैं, तब तो ये बड़ा खतरनाक है। हाँ मुकुल जी, वो तो है ही, और ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उस तरह से, बल्कि बीच में हम लोगों को न्यायालय के लिए भी ये लग रहा था कि पता नहीं ये भी बर्बाद ना हो जाए, लेकिन न्यायालय अब एक उम्मीद बन के सामने खड़ा हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें भी उम्मीद बन के खड़ा हुआ है। तो ये हमारे जनतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारे जो समाज के अंदर जो सड़ान है उसको दूर करने के लिए बने। ये लोग करप्शन हो, ग्राफ्ट हो, ये हो, नारकोटिक्स हो, पर उनको अगर इस तरह से राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये मुझे नहीं लगता है जनतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो एक उम्मीद की किरण है, देखें आगे क्या। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उम्मीद की किरण है। अब एक और बड़ा मामला था, उस पर हम वक्फ वाला, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे उस पर जो वो फैसला आता है उस पर भी हम बात करेंगे, क्या उसके पहलू निकल कर आते हैं, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या फैसला आता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।